लो पांच पार्ट आपनो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है। खनिज, खनिज किसे कहते हैं? तो खनन क्रिया द्वारा अपन जो भी चीज जमीन से निकालते हैं वह क्या कहलाती है? खनिज। कोई भी चीज अपन खोद कर निकाले जमीन से ऊपर से तो वह खनिज। अब खनिज का अपन ये वर्गीकरण पढ़ते हैं तो इसका वर्गीकरण है कितने प्रकार का है? खनिज दो। एक तो कौन सा है? धात्विक, और एक कौन सा है? अधात्विक। कहीं कहीं जगह क्या आपका ईंधन खनिज है उसको अलग दर्शाते। वो एक ही बात है, कोई नहीं पूछेगा भाई खनिज कितने प्रकार की, अगर है तो बस ये लिखना है धात्विक खनिज और अधात्विक। ठीक है, ये इसी का वर्गीकरण है। कई जगह तो ईंधन अधात्विक में, कई जगह अलग कर देता है। तो धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिनमें क्या किसका अंश पाया जाता है? धातु। क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। वे क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती। अब धात्विक खनिज का भी क्या है वर्गीकरण? तो धात्विक खनिज को भी अपने यहां पर कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक है लोह धात्विक खनिज और एक कौन सा है? अलोह धातु धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज किसे कहते हैं अपन? वे धात्विक खनिज जिनमें लोह अंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह अंश। उसे क्या कहते हैं? लोह धात्विक खनिज। और वे धात्विक खनिज जिनमें लोह अंश नहीं पाया जाता वह क्या कहलाता है? अलोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज जिसका अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है। अलोह धात्विक यानी जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, तांबा, बॉक्साइट, सोना, शीशा, जस्ता, चांदी, ये किसमें आ गए? अलोह। देखो सोना है, चांदी है, इसको अपन बहुमूल्य में भी रख सकते हैं। इसमें रख सकते हैं, बहुमूल्य खनिज में भी रख सकते हैं। अब अधात्विक खनिज, इसका अपने वर्गीकरण किया ईंधन खनिज और अन्य धात्विक खनिज। ईंधन खनिज में कौन सा होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और अन्य धातुएं हो गई जैसे अभ्रक है, माइका है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, इमारती पत्थर है, ये किसमें आ गए? अधात्विक, जिनमें धातु नहीं पाई जाती वो है अधात्विक। अब धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु होती है क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोह धात्विक खनिज, इसका वर्गीकरण लोह लोह। तो लोह धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें लोह धातु के अंश होते हैं। तो परिभाषा इसके इसी में, यानी वे खनिज जिनमें क्या पाई जाती है? लोह धातु के अंश होते हैं, लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अलोह धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें लोह धातु के अंश नहीं होते, एलोयन नहीं होते, वो क्या हुए? अलोह धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु नहीं होती है, यानी जिसमें क्या नहीं पाई जाती है? धातु नहीं पाई जाती है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। ऊर्जा ईंधन खनिज वे खनिज जिनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। मतलब ऊर्जा खनिज है, ईंधन खनिज है, इसको ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यानी जीवाश्म ईंधन क्योंकि जो आपको ये प्राप्त होता है जीवाश्मों से प्राप्त होता है। अब जो खनिजों की विशेषता, अपन खनिज की परिभाषा देख ली, कौन सा खनिज का वर्गीकरण देख लिया। अब खनिजों की विशेषता क्या है, इनसे क्या होता है? तो खनिजों का वितरण क्या रहता है? हमेशा असमान। चाहे अपने भारत में देख लो, चाहे पूरे विश्व में, संसार में देख लो, खनिजों का वितरण क्या होगा? असमान पाया जाता है। कहीं पर भी खनिज क्या नहीं है? समान नहीं होते। तो पहली विशेषता होगी खनिजों का वितरण कैसा है? असमान होता है। खनिजों की गुणवत्ता में मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध है। गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी के खनिज है तो उसकी मात्रा क्या होती? कम, यानी उनका समय प्रतिलोम में क्या पाया जाता है? उनमें संबंध पाया जाता है। खनिज समय के साथ क्या हो सकते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अगर अपन उनका उपयोग कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं समय के साथ, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। खनिजों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। एक खनिज का निर्माण होता है उसमें अपन को बनने में कितना समय लगता है? लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। आवश्यकता के समय इनको तुरंत नहीं बनाया जा सकता। अगर अपने पास जो कोई खनिज है वो समाप्त हो गया और अपन को आवश्यकता हो गई, तब उसको क्या नहीं कर सकते? फिर से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपने क्या हो गई? खनिजों की विशेषता। प्रश्न आ गया आपके 2 नंबर का कि कोई भी खनिज की 4 विशेषता लिखो, तो भाई खनिजों का वितरण क्या होता है? असमान होता है। खनिज की गुणवत्ता और मात्रा के बीच कैसा संबंध है? प्रतिलोमी संबंध होता है। खनिज समय के साथ क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और आवश्यकता के समय इन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता।
अब खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज जो संसाधन है उसका संरक्षण क्यों जरूरी है, मतलब उनको बचाना अपने को क्यों जरूरी है? तो देखो, खनिजों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और आवश्यकता के समय इन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता। भाई विशेषता बता की खनिजों भाई लिख दिया वहां कि इनको बनने में लाखों वर्ष लगता है और आवश्यकता के समय अपन इसको तुरंत नहीं बना सकते। इसलिए इसका कैसा अपन उपयोग करें? सतत पोषणीय विकास के लिए, यानी सतत पोषण यानी अपन वर्तमान में भी उपयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए भी उसको बचा करे, यानी आवश्यकता के अनुसार अपन ऐसा उपयोग करें कि अपने भी काम में आ जाए और आने वाली पीढ़ियों के भी काम में आ जाए। तो सतत पोषणीय विकास के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर अपन उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे अपना भूमि जल है, धरातली जो आपका जो भूमि जल है वो क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ठीक है, कुछ समय में वो क्या हो गया? समाप्त। उसी तरह खनिज भी क्या हो जाएंगे? एक दिन समाप्त। अगर अपन उसका समय के साथ वो सदुपयोग करेंगे तो उसका संरक्षण होगा। तब ये तो अपने देख भाई संरक्षण आवश्यक है, तो अब संरक्षण के उपाय क्या है, कैसे करें? भाई जरूरत है संरक्षण, पता चल गया, लेकिन अब अपने ये संरक्षण करें कैसे? तो खनिजों का प्रयोग नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब अपन को जितनी आवश्यकता है, नियम कानून है, उसके अनुसार अपन को क्या करना चाहिए? इसका उपयोग करना चाहिए। खनिजों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपन को जितनी आवश्यकता उतना ले लिया, इनका पुनर्चक्रण करना चाहिए, ठीक है, इसका अधिकांश दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खनिजों को बचाने हेतु अन्य वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब जो खनिज है उसको बचाने के लिए अपने अन्य वैकल्पिक स्रोत, यानी उसके जगह अपन कौन से उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपने कोयला है, कोयले से अपन क्या बनाते हैं? बिजली अधिकांश। तो बिजली के वैकल्पिक स्रोत अपने जो सौर ऊर्जा है, आपकी पवन ऊर्जा, उस पर ध्यान देंगे तो कोयले की क्या होगी? बचत होगी, होगी नहीं होगी? तो उसका अन्य वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचना होगा। धातुओं के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कोई भी एक चीज है उसका अपने उपयोग कर लिया तो उसको पुनः उपयोग में ले, क्या ले? पुनः उपयोग में लेना चाहिए। खनिजों के भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए। यानी किसी देश द्वारा अगर वह खनिजों का निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों में बेच रहा है और वह खनिज के जैसे अपन देखते हैं महत्वपूर्ण खनिजों में से लोहा है, तो लोहे के लिए जैसे अपना देश है भारत, तो खूब सारा निर्यात करता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको घटाना चाहिए, ठीक, ताकि वह उसका अपन संरक्षण कर सके। तो ये क्या हुआ? खनिज संरक्षण के प्रमुख उपाय हो गए। अब भारत में खनिजों का वितरण। भाई खनिजों का वितरण कैसा है? तो भारत में खनिजों का वितरण क्या है? असमान। चाहे कहीं पर देख लो वितरण क्या होता है, हमेशा हर चीज का असमान होता है लोगों। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब भारत का अपन भौगोलिक स्वरूप पढ़ते हैं तो उसमें प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है वहां पर ही क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज अधिकांश वहीं पर पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग, यानी कोयला है वह 97% अपन को कहां से मिलता है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। यानी जो आपकी प्रमुख नदी घाटियां जहां से गुजरती है तो राज्य उन्हीं में ये क्या है? लगभग कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार, मतलब पेट्रोलियम तो मुख्य रूप से आपको पता है एक आसाम में सौंप लियो, डिगबोई और आसाम को, एक गुजरात है, एक मुंबई है, और वर्तमान में एक अपने राजस्थान में भी को कहीं हो रहे प्रयोग। तो ज्यादातर का 3-4 राज्य है। तो पेट्रोलियम का देखो असम में, गुजरात है, मुंबई है, अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरब सागर को ना गुजरात और मुंबई के साथ, ठीक है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना खनिजों का वितरण। मतलब कौन सा खनिज कहां पर पाया? तो वितरण असमान है। धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला कहां पर पाया जाता है? अधिकांश जो आपकी सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। और जो पेट्रोलियम है असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र, यानी अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां, मतलब भारत की जो खनिज पट्टियां पर मुख्य रूप से भारत को कितने भागों में बांटते हैं खनिजों की दृष्टि? तो मुख्य अपन रूप से 3 पट्टियां हैं, छोटी और भी है लेकिन मुख्य कितनी है? 3 है। तो पहली अपनी कौन सी है? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी खनिज पट्टी पहला उत्तरी पूर्वी। अपन देखते हैं जैसे ये वाला क्षेत्र, इधर ये आप गया पश्चिम बंगाल आ गया, इधर झारखंड, ये बिहार आ गया, छत्तीसगढ़, ये ओडिशा वाला भाग है, ये कौन सा हो गया आपका? उत्तरी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर एक ये हो गया। तो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी में छोटा नागपुर का पठार झारखंड में आता है, बिहार है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ राज्यों के भाग आते हैं। तो यहाँ पर वाले जो राज्य हैं वो इसमें आते हैं, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है। लोहेस्क, यहाँ से क्या क्या मिलता है? लोहेस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट,
चूना पत्थर व अभ्रक आदि। इसलिए प्रमुख लोह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अधिकांश लोह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी प्रदेश में स्थित है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो नदियां खूब सारी, तो पानी की कमी नहीं है, ठीक है, श्रम वहां पर लेबर खूब मिल जाती है, जनसंख्या खूब है वहां पर, ठीक है ना। इसके अलावा वहां पर खनिज अपना कच्चा माल मिल रहा है, इस कारण यहाँ पर ये इसके लिए मतलब अच्छी संभावना वहां पर। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठार, यानी जो अपन देखते हैं भारत का नीचे वाला भाग, ये दक्षिणी पश्चिमी पठार वाला जो ये क्षेत्र है, ये वाला हो गया दक्षिणी पश्चिमी पठार। इस पट्टी का फैलाव कर्नाटक, गोवा, केरल तथा केरल के पास के तमिलनाडु में पाया जाता है। ये आपका गोवा आ गया, ये कर्नाटक आ गया, ये केरल, और यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला भाग है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो बी के मायने आएगा अपन केरल और देख के अपन दूसरी पट्टी ही, तो उसके मायने उसके अंदर क्या हो रहा हो गया आपका गोवा वाला भाग हो गया दूसरे में, ठीक है ना। गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला भाग, वहां पर यहाँ पर पाया क्या रहता, कौन सा खनिज मुख्य रूप से, तो वही लोहेस का यहाँ पर मुख्य रूप से, वही मैग्नीज है। तमिलनाडु है, नवेली, वहां पर क्या मिलता है अपन को, लिग्नाइट, कोयला वहां से प्राप्त होता है। उसके अलावा फिर तीसरा अपने भाग देखते हैं, वह अपना उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है, जो अपना राजस्थान है और जो अरावली वाली पर्वतमाला है गुजरात, वहां पर वो पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से अधात्विक खनिज अधिक प्राप्त होते हैं, जैसे नमक है अपने यहाँ से प्राप्त है, जिप्सम है, नमक वगैरह है, और आपका जो चूना पत्थर है वो यहाँ पर अपन को अधिकांश प्राप्त होता है। इसके अलावा वहीं पर अरब सागर के जो तट क्षेत्र है, मुंबई और जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले, वहां पर क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार स्थित है। तो इतनी प्रमुख 3 पेटियां हो गई। अब इसके अलावा एक छोटी पेटी आगे, हिमालय पट्टी। इस हिमालय पट्टी में, इस पट्टी में तांबा, जस्ता, शीशा, कोबाल्ट तथा कीमती पत्थर के जमाव मिलते। असम घाटी में खनिज तेलों के क्या है, जमाव, ये अलग आ गया। अब है दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। तो दांडी मार्च किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। नमक कब किया था ये, 12 मार्च 1930 से कब तक आया था, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ये दांडी जो है यात्रा ये शुरू हुई थी। कहां से हुई थी, साबरमती आश्रम में गुजरात में, वहां से शुरू हुई थी, और 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर जाकर ये क्या हुई थी, यात्रा समाप्त हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, समुद्र जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का क्या किया, इसमें विरोध किया। साबरमती आश्रम से ये क्या हुई, शुरुआत हुई, और इसकी दूरी कितनी थी, साबरमती से दांडी नामक स्थान पर 240 मील की दूरी थी। और कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ, यानी शुरुआत कितने लोगों के साथ की थी, 78, और कितने दिनों में तय की थी, 24 दिनों में ये तय की गई। और जैसे ये नमक बनाया, उसके साथ कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब है अपना लोह धात्विक खनिज। धात्विक खनिज है वो अपन पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिजों में अपन देखते हैं, पहला है लोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज में अपन देखते हैं, पहला कौन सा हो गया, लोह अयस्क। इन लोहे के बारे में पढ़ेंगे। तो लोह अयस्क की किस्में, यानी भारत मुख्य रूप से कौन सी 4 किस्में, उसमें से कौन सी पाई जाती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में अपन को प्राप्त होती है। लोह अयस्क के प्रमुख भंडार, तो प्रमुख भंडार अपन ने देखा था, जो अपनी जो प्रमुख 3 पट्टियां पड़ी थी अपने जो खनिजों की, उसमें उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है, यानी अधिकांश वहां पर स्थित है। और भारत में लोह अयस्क की गुणवत्ता के कारण विश्व में क्या इसकी अधिक मांग है। अपने जो 2 प्रकार पढ़े थे वो अच्छी गुणवत्ता वाले लोह है, इस कारण पूरे विश्व में इसकी क्या अधिक मांग है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य यानी लोहा अपन कहां से प्राप्त होता है, लोह अयस्क के 95% भंडार यानी अधिकांश लोहा अपन को प्राप्त होता है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। प्रमुख खाने, यानी इन राज्यों में कौन कौन सी प्रमुख खाने, तो मयूरभंज है,
कुद्रेमुख है, चित्रदुर्ग है और रत्नागिरी। इनका वो भी ध्यान रखना है, जो आपका मानचित्र होगा मैप, उसमें भी इनमें से पूछी जाएंगी ज्यादातर। तो पहला हो गया अपना लोएस्ट। अगर मैग्नीज, मैग्नीज किसमें आ गया? मैग्नीज किस युग की सेलों में पाया जाता है? धारवाड़ युग की। किसमें पाया जाता है? धारवाड़ युग की सेलों में पाया जाता है। और मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है? किसने अगली बार कि मैग्नीज का उपयोग, एक नंबर को बताइए, तो क्या होगा? लोएस को गलाने में, यानी लोएस का है उसको क्या किया जाता है? गलाकर जो लोहा बनाया जाता है उसमें किया जाता है, स्टील बनाने में किया जाता है। और लोहा मिश्र धातु, यानी लोहा के साथ मिश्र धातु बना रहे हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसे मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। देखो लोहे का भी और मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, ध्यान रखना है। अन्य राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश। मुख्य खाने सुंदरगढ़, चित्रदुर्ग, नागपुर, रत्नागिरी और बालाघाट। ये याद रखनी है, मैप के मायने भरनी है, ये चीज को ध्यान रख जो। अब है एलोहे खनिज। लोहा हो गया, एलोहे धात्विक खनिज। पहला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से अपन को क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है वह किससे प्राप्त होता है? हमको बॉक्साइट से प्राप्त होता है। और ये बॉक्साइट है किससे प्राप्त होता है? अपन को टर्शियरी काल की जो लेटेराइट सेल है उनमें ये बॉक्साइट पाया जाता है, उससे अपन को प्राप्त होता है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक ओडिशा। कौन सा? जो लोहे का आ गया, मैग्नीज का आ गया और बॉक्साइट का मुख्य जो उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा। अन्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ओडिशा का कौन सा क्षेत्र है? कालाहांडी। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और मैकाल की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश की कटनी, अमरकंटक, बालाघाट और महाराष्ट्र की कौन सी है? रत्नागिरी। तांबा। दूसरा अपन देखते हैं एलोहे में तांबा। तो तांबे का उपयोग किसमें किया जाता है? वो मिश्र धातु बनाने में, जैसे पीतल का सा बना रहे हैं उसमें तांबे का उपयोग होगा। आभूषण बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो, फ्रिज, टीवी, टेलीफोन बनाने में जो इनमें वायरिंग होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, इसको बनाने में इसका क्या है? आपके तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबे के भंडार कहां पर है? तो झारखंड। देखो तांबा सर्वाधिक खाते में प्राप्त हुआ है झारखंड, उसमें दूसरा राजस्थान में, फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश। स्थान है हजारीबाग सिंह भूमि कहां पर स्थित है? झारखंड में। खेतड़ी और अलवर कहां पर है? राजस्थान में। खेतड़ी, झुंझुनू और बालाघाट कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो ये अपने कौन से खनिज पढ़ लिए? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहे और एलोहे। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे।